हम्म। एक 13 साल का अनाथ बच्चा जिसके पिता की सीढ़ियों से गिरकर अचानक मौत हो गई हो, जिसके पास विरासत के नाम पर मतलब महज एक खोखली सल्तनत हो और चारों तरफ दुश्मन घात लगाए बैठे हों। बिल्कुल, हालात बहुत नाजुक थे। तो मैं सोच रही थी वो बच्चा आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट कैसे बना और क्यों? वही महान और अजय शासक अपने आखिरी दिनों में अपनों की साजिशों के बीच एक टूटे हुए इंसान की तरह इस दुनिया से विदा हुआ। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, तो द डीप डाइव के आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी उलझे हुए धागे को सुलझाने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय है अकबर का संपूर्ण शासनकाल, यानी 1556 से लेकर 1605 तक का जो सफर था। और सुनने वालों के लिए बता दूं, इस चर्चा का मिशन सिर्फ तारीखों को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन युद्धों, नीतियों और जो सुधार हुए ना, उनके पीछे के मनोविज्ञान को समझना है, ताकि ये पूरा कालक्रम एक कहानी की तरह याद रहे। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस महाकाव्य जैसी कहानी की शुरुआत एक ऐसे बिंदु से होती है जो बेहद नाजुक था। 1556 का साल था। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर आदिल शाह के बेहद योग्य सेनापति हेमू ने कब्जा कर लिया था। अच्छा। तो ऐसे हालात में 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में उस 13 साल के बच्चे को इतने बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी दे दी गई। बैरम खान ने आनन फानन में ईंटों का एक साधारण सा चबूतरा बनाया। और सिर्फ ईंटों का चबूतरा? हाँ, बिल्कुल साधारण सा। और उसी पर इस युवा शासक का राज्याभिषेक कर दिया। सुनने वालों के लिए ये कल्पना करना भी अजीब होगा। ये कुछ ऐसा है, मतलब जैसे किसी 13 साल के बच्चे को अचानक किसी विशाल मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बना दिया जाए, जबकि कंपनी दिवालिया होने के कगार पर हो। और जाहिर है वो बच्चा खुद तो फैसले लेगा नहीं, यानी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर्दे के पीछे से सब चला रहा था। बिल्कुल, जिसकी कमान पूरी तरह से बैरम खां के हाथ में थी। सही बात है। ये सीईओ वाली तुलना सटीक बैठती है। उस वक्त अकबर सिर्फ नाम का सम्राट था, मोहर उसकी थी, लेकिन तलवार और फैसले बैरम खां के थे। और इस सीईओ के सामने पहली बड़ी चुनौती तुरंत आ खड़ी हुई, दिल्ली वापस पाना। हाँ, दिल्ली वापस पाना। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। एक तरफ अजय माने जाने वाले हेमू की विशाल सेना थी, और दूसरी तरफ मुगल सेना, जिसका नेतृत्व असल में बैरम खां ही कर रहे थे। बिल्कुल। मुगलों की ये निर्णायक जीत पूरी तरह से बैरम खां की सैन्य कुशलता का ही नतीजा थी। तो मतलब 1556 से लेकर 1560 तक का जो दौर है, वो पूरी तरह से बैरम खां का संरक्षण काल रहा। लेकिन देखिए, सत्ता का अपना एक चरित्र होता है। कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसे कागजों पर सर्वोच्च बताया गया हो, वो लंबे समय तक दूसरों की उंगलियों पर नाचना पसंद नहीं करता। सही कहा आपने। और यही वजह है कि 1560 आते आते अकबर इस साये से आजाद होना चाहता था। टकराव लाजमी था। आदेश देकर रास्ते से हटाना चाहा, लेकिन विडंबना देखिए कि मक्का जाते समय मुबारक खान नाम के एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी। हाँ, उसकी हत्या कर दी। बैरम खां का अध्याय तो समाप्त हो गया, लेकिन अकबर को सत्ता पर पूरी पकड़ अभी भी नहीं मिल पाई थी। हाँ, क्योंकि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गया तो दूसरा हावी हो गया। बिल्कुल। 1560 से 1562 के बीच के समय को अक्सर इतिहास में पर्दा शासन या पेटिकोट सरकार कहा जाता है। इसमें महामंगा और हरम की अन्य महिलाओं का शासन पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो सवाल ये है कि अकबर को इस नए नियंत्रण से बाहर निकलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी सबसे बड़ी वजह बनी 1561 की मालवा विजय। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मुगल सेनापति अधम खां और पीर मोहम्मद ने बाज बहादुर को हराकर मालवा पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन जीत के नशे में अधम खां ने वहां जो अमानवीय क्रूरता दिखाई ना, और युद्ध की लूट का सारा माल खुद हड़पने की कोशिश की, उससे अकबर को एक बड़ा सबक मिला। उसे समझ आ गया कि अगर साम्राज्य को बचाना है तो उसे इन दरबारियों और हरम के प्रभाव से मुक्त होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, सत्ता पूरी तरह अपने हाथों में लेनी होगी। और जैसे ही 1562 में उसने सत्ता की बागडोर सच में अपने हाथों में ली, फैसले चौंकाने वाले आने लगे। हाँ, बहुत तेजी से। 1562 से 1564 का जो दौर है, ऐसा लगता है जैसे तलवार की जगह कूटनीति और सामाजिक सुधारों ने ले ली हो। 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया, यानी युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की जो सदियों पुरानी अमानवीय प्रथा थी, उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।
और उसी साल एक और बहुत बड़ी घटना हुई। आमेर के राजा भारमल ने स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरखा बाई, जिन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है, उनका विवाह अकबर से किया। अच्छा। ये मुगल राजपूत वैवाहिक संधियों की एक तरह से शुरुआत थी। हाँ। इसी बीच 1562 में ही जयमल राठौड़ को हराकर मेड़ता पर अधिकार कर लिया गया। और सुधारों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। वो टैक्स जो हिंदुओं को अपने ही पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए देना पड़ता था। और सबसे बड़ा कदम उठाया गया 1564 में, जब जजिया कर हटा लिया गया। हाँ, ये बहुत अहम था। जजिया एक धार्मिक सुरक्षा कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। इसे हटाकर एक तरह से सामाजिक समानता की नींव रखी गई। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे एक बात समझनी है। अगर हम इन सुधारों को गहराई से देखें, मतलब दास प्रथा खत्म करना, तीर्थ यात्रा कर हटाना, जजिया माफ करना, क्या ये सब महज एक 20-22 साल के युवा शासक की दयालुता थी, या फिर बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन पाने की कोई सोची समझी राजनीतिक चाल? देखिए, अगर हम इसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य से जोड़ें, तो ये दयालुता से कहीं ज्यादा एक शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था। वो कैसे? भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में कोई भी विदेशी शासक केवल तलवार के जोर पर लंबे समय तक टिक नहीं सकता, और अकबर ये बात समझ चुका था। सही बात है। जजिया और तीर्थयात्रा कर से राजकोष में पैसा तो आता था, लेकिन ये बहुसंख्यक आबादी में एक गहरा असंतोष भी पैदा करता था। और इस असंतोष से होने वाले विद्रोहों को कुचलने में जो सैन्य खर्च होता था ना, वो उस टैक्स से कहीं ज्यादा बैठता था। मतलब अल्पकालिक नुकसान सहकर दीर्घकालिक वफादारी खरीदना। ठीक यही रणनीति थी। इन कदमों से और आमेर की संधि से मुगलों को वफादार और अजेय राजपूत सेनापति मिले। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हुई कि मुगल सत्ता को एक नैतिक वैधता, एक लेजिटिमेसी प्राप्त हो गई। अच्छा। भारत की जनता को लगने लगा कि दिल्ली के तख्त पर बैठा व्यक्ति कोई विदेशी लुटेरा नहीं है, बल्कि उनका अपना सम्राट है। लेकिन ये अपना सम्राट जमीन जीतने के मामले में कोई रियायत नहीं दे रहा था। बिल्कुल नहीं। 1564 में ही गोंडवाना, जिसे गढ़कटंगा भी कहते हैं, उसका अभियान हुआ। आसफ खां के आक्रमण का रानी दुर्गावती ने अत्यंत वीरता से सामना किया और लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। तो ये दिखाता है कि सुधार अपनी जगह थे, लेकिन साम्राज्य के विस्तार की भूख में कोई कमी नहीं आई थी। हाँ, और ये भूख अगले चरण में अपने सबसे खौफनाक और रणनीतिक रूप में सामने आती है। 1567 से 1580 का जो कालखंड है, वो मुगल सैन्य शक्ति और उसके सख्त प्रशासनिक नियंत्रण को स्थापित करने का दौर था। और इसी दौर में एक ऐसी घटना घटती है जो इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है। 1567-68 में मेवाड़ के राणा उदय सिंह के खिलाफ चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण होता है। जयमल और फत्ता का शौर्य इतिहास में अमर है, लेकिन युद्ध जीतने के बाद अकबर ने चित्तौड़ के किले में आम लोगों के भारी कत्लेआम का आदेश दे दिया। बिल्कुल। ऐतिहासिक स्रोत इसे अकबर के चरित्र पर लगा एकमात्र और सबसे गहरा कलंक मानते हैं। अब ये बहुत बड़ा विरोधाभास है ना। हाँ है तो। जो इंसान 1562 में दास प्रथा खत्म कर रहा है, वही इंसान महज 6 साल बाद इतने बड़े रक्तपात का आदेश क्यों दे रहा है? देखिए, ये सत्ता का वो क्रूर यथार्थ है जहां मनोविज्ञान एक हथियार बन जाता है। अच्छा। चित्तौड़ का कत्लेआम महज गुस्से में लिया गया कोई त्वरित फैसला नहीं था। ये पूरे राजपूताना के लिए एक सोची समझी चेतावनी थी। मतलब डराने के लिए। बिल्कुल। अकबर ये संदेश देना चाहता था कि जो स्वेच्छा से झुकेगा उसे आमेर के राजा भारमल की तरह गले लगाया जाएगा, लेकिन जो मुगल सत्ता को चुनौती देगा उसका अंजाम चित्तौड़ जैसा होगा। ये सीधे सीधे खौफ पैदा करने की रणनीति थी। और ये खौफ काम भी आया। इस घटना के बाद हम देखते कि 1569 में हाड़ा शासक सुरजन साल ने बिना लड़े रणथंबोर सौंप दिया। मजनू खां ने कालिंजर जीत लिया और 1570 के नागौर दरबार तक आते आते तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। नागौर दरबार बहुत महत्वपूर्ण था और उसी दौरान शुक्र तालाब का निर्माण भी हुआ। मारवाड़ के चंद्रसेन को छोड़ दें तो बीकानेर और जैसलमेर जैसे राज्यों के शासकों ने खुद आकर नागौर में अधीनता स्वीकार कर ली। तो खौफ और कूटनीति का ये मिश्रण शानदार तरीके से काम कर रहा था। बिल्कुल काम कर रहा था। इसके बाद साम्राज्य का विस्तार पूर्व और पश्चिम की ओर बहुत तेजी से हुआ। 1572-73 का गुजरात अभियान इसका बेहतरीन उदाहरण है। 1571 में शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी की स्थापना तो हो ही चुकी थी। फिर 1572 में
अकबर ने गुजरात के मुजफ्फर खान तृतीय को हराया। और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा इसी विजय की याद में बना है। सही कहा, लेकिन असली चमत्कार अगले साल हुआ। हाँ, 1573 में जब गुजरात में फिर से विद्रोह भड़का, तब अकबर ने कुछ ऐसा किया जो आज भी सैन्य इतिहास में अचरज का विषय है। वो मात्र 9 दिनों में भारी सेना के साथ दिल्ली से गुजरात पहुंच गया और विद्रोहियों को कुचल डाला। 9 दिन, सोचिए। स्रोतों में से इतिहास का सबसे तेज सैन्य अभियान कहा जाता है। जरा सोचिए, सुनने वालों के लिए, आज के दौर में अगर किसी को बिना फ्लाइट के सड़क मार्ग से दिल्ली से गुजरात जाना हो तो भी अच्छी खासी थकान हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। 16वीं सदी में अब घोड़ों और हथियारों के साथ महज 9 दिन में ये दूरी तय करना, दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये मुगल सेना की गतिशीलता का चरम था। पश्चिम को सुरक्षित करने के बाद 1574 से 1576 के बीच दाऊद खां करानी को हराकर बिहार और बंगाल को भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। और इसी बीच 1576 में 18 जून को हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुए इस युद्ध को कई स्रोत एक अनिर्णायक संघर्ष मानते हैं। अच्छा। जहां राणा प्रताप का अदम्य साहस मुगल ताकत के सामने एक अभेद्य दीवार बन गया था। अब यहाँ एक बड़ा प्रशासनिक सवाल उठता है। हाँ। साम्राज्य का विस्तार तो हो गया, काबुल से बंगाल तक और कश्मीर से लेके गुजरात तक, जमीन ही जमीन, लेकिन इतने विशाल भूभाग को संभाला कैसे जाए? यही सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब साम्राज्य बहुत बड़े हो जाते हैं तो स्थानीय सूबेदार खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देते हैं। इस बिखराव को रोकने के लिए क्या किया गया? यहीं पर अकबर का वो रूप सामने आता है जो एक योद्धा से बढ़कर एक सिस्टम बिल्डर का था। 1574 में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई। मनसबदारी व्यवस्था? हाँ, अगर इसे आज के संदर्भ में समझें तो ये एक तरह का फ्रेंचाइजी मॉडल या कॉर्पोरेट रैंकिंग सिस्टम था। पूरी सेना और प्रशासन को एक डेसिमल या दशमलवीय सिस्टम में बांट दिया गया। हर अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दी गई। इसके 2 हिस्से थे, जात और सवार। तो क्या इसका मतलब ये था कि जात से उस अधिकारी का व्यक्तिगत रुतबा और वेतन तय होता था और सवार से ये तय होता था कि उसे मुगल साम्राज्य के लिए कितने घुड़सवार सैनिक और घोड़े हर वक्त तैयार रखने होंगे? बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। इस प्रणाली ने उस पुरानी बीमारी को खत्म कर दिया जहां हर सामंत अपनी मर्जी से सेना रखता था। अच्छा। अब हर मनसबदार सीधे तौर पर सम्राट के प्रति जवाबदेह था। इसके साथ ही 1577 में राजस्व इकट्ठा करने के लिए करोड़ी मल व्यवस्था आई, जिसमें करोड़ी अधिकारियों की नियुक्ति हुई। और इन सबके वेतन के लिए एक सुचारू राजस्व व्यवस्था की जरूरत तो थी ही, जो हमें 1580 की दहशाला प्रणाली तक लाती है, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ये कैसे काम करती थी? दहशाला प्रणाली भी एक प्रशासनिक मास्टर स्ट्रोक थी। इससे पहले होता यह था कि हर साल फसल के हिसाब से टैक्स तय होता था। अच्छा। अगर सूखा पड़ गया और टैक्स ज्यादा मांग लिया गया तो किसान विद्रोह कर देते थे। टोडरमल ने क्या किया, उसने पिछले 10 सालों यानी एक दशक की फसलों की पैदावार और बाजार की कीमतों का एक बारीकी से औसत निकाला। इस औसत के आधार पर हर जमीन का टैक्स फिक्स कर दिया गया। ये तो बहुत ही तार्किक है। इससे किसानों को भी पता होता था कि उन्हें कितना देना है और मुगल खजाने को भी पता होता था कि उन्हें कितनी आय होने वाली है। हाँ, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो गई। और इसी दौरान 1580 में पूरे साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 12 सूबों या प्रांतों में बांट दिया गया। मतलब एक परफेक्ट मशीनरी तैयार हो गई। बिल्कुल। अब जमीन, सेना और खजाना सब कुछ एक सिस्टम के तहत मुट्ठी में था। लेकिन भौतिक सत्ता पर नियंत्रण के बाद अकबर का ध्यान वैचारिक और आध्यात्मिक सत्ता की ओर गया। 1575 से 1586 का जो दौर है वो इस गहरे वैचारिक मंथन का गवाह है। सही कहा। शुरुआत हुई 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना से। शुरू में ये सिर्फ एक ऐसा हॉल था जहां बृहस्पतिवार की शाम केवल मुस्लिम विद्वान धार्मिक चर्चाएं करते थे। अच्छा, सिर्फ मुस्लिम विद्वान? हाँ, शुरुआत में। लेकिन 1578 आते आते अकबर ने इसके दरवाजे हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म के विद्वानों के लिए भी खोल दिए। तो इन चर्चाओं का मकसद क्या था? क्या अकबर सच में आध्यात्मिक सत्ता की खोज कर रहा था या इसके पीछे भी कोई सत्ता का खेल था? देखिए, दोनों बातें थीं।
अलग अलग धर्मों की बहसों को सुनकर अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी एक धर्म सत्य पर अपना एकाधिकार नहीं जता सकता। लेकिन इसका एक गहरा राजनीतिक पहलू भी था। वो साम्राज्य में धार्मिक सत्ता को रूढ़िवादी उलेमाओं के हाथों से निकालकर सीधे अपने हाथों में केंद्रित करना चाहता था। और शायद यही वजह है कि 1579 में मजहर की घोषणा हुई। बिल्कुल। शेख मुबारक द्वारा तैयार इस दस्तावेज ने एक तरह से अकबर को सुप्रीम कोर्ट के वीटो पावर जैसा अधिकार दे दिया। अगर उलेमाओं के बीच किसी धार्मिक या कानूनी मुद्दे पर मतभेद होता तो अकबर का फैसला अंतिम माना जाएगा। उसे इमाम आदिल यानी न्यायप्रिय शासक घोषित कर दिया गया। मजहर के जरिए अकबर ने साफ कर दिया कि राज्य की नीतियां किसी धार्मिक फतवे से नहीं बल्कि सम्राट के विवेक से तय होंगी। अच्छा। इसी वैचारिक उथल-पुथल के बीच बाहरी चुनौतियां भी कम नहीं थीं। 1581 में उसके अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने काबुल में विद्रोह कर दिया। अकबर ने इस विद्रोह को कुचला, मान सिंह को वहां का सूबेदार बनाया और काबुल पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद 1582 में एक और बड़ा वैचारिक कदम उठाया गया, दीन इलाही या जिसे तौहीद इलाही भी कहते हैं, उसकी घोषणा। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है और ये सवाल पूछना जरूरी है। इतिहास की किताबों में अक्सर कहा जाता है कि दीन इलाही एक नया धर्म था। लेकिन क्या ये सच में एक ऐसा धर्म था जिसे अकबर पूरी दुनिया या पूरी प्रजा पर लागू करना चाहता था? क्योंकि अगर ऐसा था तो इसे केवल बीरबल जैसे गिने चुने लोगों ने ही क्यों स्वीकार किया? बीरबल तो इसे स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महज दरबार के सबसे करीबी और वफादार लोगों के लिए बनाया गया कोई एक्सक्लूसिव लॉयल्टी क्लब था? ये एक बहुत ही पैनी नजर है और एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो मजहर और दीन इलाही असल में प्रशासन की ही तरह नैतिकता और वफादारी के केंद्रीकरण का प्रयास थे। अच्छा। अकबर ये जताना चाहता था कि जिस तरह वो मनसबदारी में सेना का सर्वोच्च कमांडर है, उसी तरह वो आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन का भी अंतिम स्रोत है। ये धर्म कम और सम्राट के प्रति पूर्ण समर्पण की आचार संहिता ज्यादा थी। और हर चीज पर ये ईश्वरीय ठप्पा लगाने की कोशिश साफ दिखती है। बिल्कुल। 1583 में उसने एक नया कैलेंडर इलाही संवत शुरू किया। वर्गाकार और गोलाकार इलाही सिक्के जारी किए गए। सब कुछ सम्राट के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूम रहा था। 1584 में गुजरात में हुए एक और विद्रोह को दबाने वाले अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी गई। फिर 1585 में उज़्बेकों के खतरे को भांपते हुए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। और विस्तार भी चलता रहा। 1586 में यूसुफ शाह चक को हराकर कश्मीर भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन 1586 का साल एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी भी लेकर आया। यूसुफजई कबीले के विद्रोह को दबाने के दौरान अकबर के सबसे करीबी नवरत्नों में से एक बीरबल की मृत्यु हो गई। हाँ, बीरबल की मौत अकबर के लिए पहला ऐसा गहरा भावात्मक झटका थी जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। ये इस बात का क्रूर स्मरण था कि इंसान चाहे कितनी भी मजबूत मनसबदारी व्यवस्था बना ले या खुद को इमाम आदिल घोषित कर ले, जीवन की अनिश्चितता और मृत्यु पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। सही बात है। और ये व्यक्तिगत दुख उस अंतिम दौर की प्रस्तावना था जो 1591 से 1605 तक चलता है। ये वो दौर है जब साम्राज्य अपने भौगोलिक चरम पर था। लेकिन इसी चरम पर सम्राट को अपने ही परिवार से, अपने ही खून से सबसे गहरा धोखा मिलता है। बिल्कुल। 1591 में सिंध विजय होती है और दक्षिण नीति की शुरुआत होती है। खानदेश स्वेच्छा से झुक जाता है। 1592 में राजा मानसिंह द्वारा कतलू खां के पुत्रों को हराकर उड़ीसा जीत लिया जाता है और 1595 में बलूचिस्तान और कंधार पर अधिकार हो जाता है। अहमदनगर का लंबा अभियान शुरू होता है जहां चांद बीबी मुगलों की राह का सबसे कड़ा मुकाबला करती हैं। लेकिन असली संकट सीमा पर नहीं था। नहीं, असली संकट मुगल दरबार के भीतर सुलग रहा था। 1599 में राजकुमार सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, उसने इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। ये कितना अजीब है। बेटा विद्रोह कर रहा है और पिता 1601 में अपना अंतिम सैन्य अभियान लड़ रहा है। खानदेश के असीरगढ़ किले की विजय। असीरगढ़ के बारे में स्रोतों में एक बहुत ही विडंबनापूर्ण बात दर्ज है। कहा जाता है कि इस अभेद्य किले के फाटक अंततः सोने की चाबियों से खोले गए थे। सोने की चाबियां? अगर हम इस सोने की चाबी के पीछे का अर्थ समझें तो ये सीधे सीधे रिश्वत की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन तलवार के दम पर, अपनी द्रुतगामी सेनाओं की रफ्तार पर
और अपनी अचूक कूटनीति के बल पर आधी दुनिया जीतने में लगा दिया, वो अपनी जिंदगी के आखिरी अभियान में किले के फाटक खुलवाने के लिए रिश्वत का इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, ये ताकत के बदलते हुए स्वरूप को दर्शाता है। अंत तक आते आते केवल सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि धनबल का भी प्रयोग होने लगा था। 3 नए सूबे खानदेश, बरार और अहमदनगर जुड़ गए। सूबों की कुल संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई। कागजों पर तो साम्राज्य बहुत विशाल था। हाँ, साम्राज्य कागजों पर जितना विशाल था, अंदर से उतना ही खोखला होना शुरू हो गया था। 1602 में जो हुआ उसने इसकी पुष्टि कर दी। अबुल फजल की हत्या। बिल्कुल। राजकुमार सलीम के उकसाने पर बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अकबर के सबसे करीबी मित्र और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या कर दी। ये एक पिता और एक सम्राट दोनों की सबसे बड़ी हार थी। जिस इंसान ने पूरी दुनिया जीत ली, वो अपने ही बेटे की महत्वाकांक्षाओं को नहीं रोक पाया। अबुल फजल की मौत ने अकबर को पूरी तरह तोड़ दिया और फिर 25-26 अक्टूबर 1605 की रात को पेचिश यानी डिसेंट्री जैसी बीमारी के कारण अकबर का निधन हो गया। उन्हें सिकंदरा में दफनाया गया। सलीम का ये विद्रोह और अकबर का ये अंत ये साबित करता है कि मुगल सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होने वाली थी। तो अगर हम 1556 से 1605 की इस पूरी यात्रा को समेटें तो 13 साल के उस कठपुतली राजा से लेकर जजिया और दास प्रथा खत्म करने वाले सामाजिक सुधारक, 9 दिनों में विद्रोह कुचलने वाले तेज रणनीतिकार, मनसबदारी की मशीनरी खड़ी करने वाले प्रशासक, नए धर्म के संस्थापक और अंततः अपनों के धोखे से टूटे हुए एक पिता तक की ये कहानी ऐतिहासिक रूप से अद्वितीय है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अकबर ने मनसबदारी और दहशाला जैसी इतनी सटीक वैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रणालियां बनाई जो दशकों तक चली। उसने मजहर के जरिए खुद को धार्मिक और नैतिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन सत्ता का ये कैसा अजीब विरोधाभास है कि जिस शासक ने साम्राज्य की हर छोटी से छोटी चीज को व्यवस्थित कर दिया था, वो इंसान के लालच और पारिवारिक महत्वाकांक्षा को कभी व्यवस्थित नहीं कर पाया। सही बात है। उसका सबसे प्रिय विद्वान उसी के बेटे द्वारा मारा गया और ये महान निर्माता पेचिश जैसी आम बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया से विदा हुआ, जबकि उसका उत्तराधिकारी तख्त हथियाने की फिराक में खड़ा था। क्या पूर्ण नियंत्रण जैसी कोई चीज सत्ता में कभी संभव है? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।